बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से बखैर व आफियत होंगे। आज जमात दहम का लेक्चर नंबर 10 है, जो हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है। इससे पहले मैं आप लोगों को तारुफ करवा चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसके सवालात के जवाबात कापी पर तहरीर कर चुके होंगे। आज की हमारी नज़्म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। अच्छा, इसकी तशरीह करने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके तदरीसी मकासद के ऊपर एक नज़र डाल लें। तदरीसी मकासद में मीर अनीस के मकाम और मरतबे शायरी की सिनफ मरसिया का तारुफ कराया जाए कि के जो मरसिया निगारी है ये इसकी क्या अहमियत है उर्दू अदब में, और किस तरह से ये जीना बजीना अपना सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँची है। तुलबा को करबला के मौसमी हालात से आगाह करना कि किस कदर गर्मी थी, किस कदर शिद्दत की जो है वहाँ पे धूप थी, और उसके साथ साथ उस गर्मी और उस शिद्दत की धूप में जो है वो उन छोटे छोटे बच्चों के साथ उन लोगों ने वहाँ पर क़याम किया। मीर अनीस की कादिरुल कलामी से तुलबा और तालिबात को आगाह करना कि मीर अनीस को अपने कलाम पर किस हद तक अबूर हासिल था। मुसद्दिस की हैयत से मुतारिफ कराना कि मुसद्दिस की हैयत क्या है, मुसद्दिस किसको कहते हैं, और इसका जो है वो क्या अहमियत है। यहाँ पे ये जो आप एक ऐसी नज़म को कहते हैं कि जिसमें पाँच पाँच बंद या पाँच से ज़्यादा बंद हों और हर बंद कम अज़ कम 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि नज़म में मंजर निगारी के उनसर से आगाह करना कि किस तरह से मंजर निगारी जो है वो नज़म में आम है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का नहायत दर्दनाक और अहम तरीन वाक़या है। तुलबा को वाक़या करबला के हक़ाइक़ और ख़ानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से आगाह करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद किस तरह से जो है, उनका ख़ानदान जो है वो किस तरह से इस्लाम की के लिए जो है वो वहाँ पर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए मौजूद थे। नंबर 7 जो पॉइंट है, तुलबा को इस्तार और मजाज मुरसल से आगाह करना। इस्तार और मजाज मुरसल के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक पूरा आप लोगों का लेक्चर है इसके बाद जो मैं आप लोगों को दूंगी, तो इस पे उसमें बात होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम इस नज़म के ऊपर चलें, ये ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे तरीके से बता दूं। वो ये है कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। इस मरसिये में मीर बबर अली अनीस ने करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत को बयान किया है, और उन्होंने कहा है कि आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन जो है वो किस तरह तक तंदूर की मानिंद जो है वो तपी हुई थी, और इंसान जानवर भी गर्मी की वजह से, इवन के वो जानवर जो सख्त हालात में गर्म इलाकों के रहने के आदी हैं, लेकिन वो भी इसमें तंग थे। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने साथ साथ जो है इसके मानी भी लिखने हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप इसको सुनेंगे गौर से और उसके बाद साथ साथ इसके मानी भी लिखेंगे। गर्मी का रोज जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे जुबां, वो लू के अलखिजर वो हरारत की अलअमा, रन की जमी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुनक को खुल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। अब यहाँ पे गर्मी की शिद्दत का जो है वो मंजर निगारी की गई है। पहले आप मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। मिसले शम्मा यानी कि शम्मा की मानिंद, अल हिज्र खुदा की पनाह, अल अमा खुदा की पनाह या रहम, अमा अमन हरारत गर्मी, रन रन कहते हैं जंग की जमीन को, मैदान जंग को। आप कहते हैं पानी को, खुनक ठंडा, ठंडे पानी को तरस जाना। अच्छा, अब इस शेर में शायर जो वो ये जो बंद है इसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं और बड़े दर्द भरे अंदाज में मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी और ये जंग का मैदान इस तरह था जैसे कि आग बरस रही हो, जैसे कि वहां पे जो है वो लू भी इस कदर ज्यादा थी कि उसमें बिल्कुल अगर मैं उसको बयान करने लगूं तो मेरी जुबान जो है वो शम्मा की मानिंद पिघल ना जाए।
शमा की मानिंद जो है वो पिघल ना जाए, और मेरा जो और जंग का मैदान इस कदर सुर्ख था और आसमान जो है वो धूप की शिद्दत की वजह से ऐसे था जैसे कि जर्द। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो उन तमाम चीज़ों को शायर ने बड़े दर्द भरे अंदाज में बयान करने की कोशिश की है, और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि जंग की वजह से क्या था कि गर्मी की शिद्दत कुछ बढ़ती जा रही थी, और इसलिए इस गर्मी की शिद्दत को मैं बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बस ऐसा समझ ली कि एक करबला और एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा वाली बात, यानी कि एक तो वैसे ही करेले की कड़वाहट और ऊपर से उसमें नीम की भी जो है वो कड़वाहट आना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें फिर शायर ये बयान करते हैं उस दर्द को, उस हरारत को जो है वो अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं कि अगर मैं उसको बयान करने लगूंगा तो मेरी जो जुबान है वो मोम की मानिंद, यानी कि शम्मा की मानिंद, मोमबत्ती की मानिंद पिघलने लगेगी। और जमीन पर जो बेचारी खुल्क थी, जो वहाँ पे बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो बुजुर्ग थे, जो वहाँ पे जवान थे, जो औरतें थी, जो मर्द थे, वो सारे पानी को तरस रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे खाक पर उस सहरा में जो है वो हर तरफ जो है वो आग ही आग बरस रही है, और इसकी वजह से आसमान भी उसकी शिद्दत की वजह से महफूज नहीं था। अच्छा, इन्हीं अब यहाँ पे एक चीज आपने ये मद्देनजर रखनी है कि इस बंद के अंदर शायर ने अपने जो गर्मी की जितनी वो शिद्दत बयान कर सकते थे, उन्होंने उस चीज को, उसको कंपैरिजन मोमबत्ती से कर, कि अगर मैं उस शिद्दत को बयान करूं तो मुझे डर है कि मेरी जुबान ही जो है वो मोम की तरह पिघलना ना शुरू हो जाए। यानी कि शायर ने उस दर्द को अपने अंदर समोया है, यानी कि उसने मैदान करबला में मौजूद लोगों के दर्द को अपने ऊपर तारी किया और फिर उसको लिखना शुरू किया है। आगे जब हम चलते हैं तो दूसरा बंद है, वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताब तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे उलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फरात का। लू गर्म हवा, आफताब सूरज, हिद्दत तपिश, ताबोतब चमक दमक, मिसाले शब रात की मानिंद, लब होंठ, हबाब बुलबुला, हयात जिंदगी, खोला हुआ उबला हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जंग का मैदान जो है वो बहुत तेज, उसमें गर्म हवा चल रही थी। क्यों थी? जाहिर है धूप थी, जमीन से भी धूप की गर्मी की वजह से जो है वो आग निकल रही थी, और आसमान भी सूरज की वजह से आग जो है वो बरसा रहा था। फिर सूरज की अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, और सूरज की धूप जो है वो बहुत तेज तपिश वाली थी, जिस तरह देर तक अगर आग पर कोई चीज रख कर स्याह हो जाती, इसी तरह तेज धूप की वजह से दिन पर भी रात का गुमान हो रहा था। अब यहाँ पे धूप का रंग जो है वो शिद्दत से काला पड़ा था। किसकी शिद्दत से? गर्मी की शिद्दत से। इस वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे खुद दरिया नहर उल्कमा, जो कि दरियाए फरात की जैली नहर थी, उसमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके लब जो हैं वो खुश्क हुए हुए हैं, और इसके पानी में जो बुलबुलें हैं वो गर्मी की शिद्दत की वजह से उबलते हुए लग रहे थे। हर तरफ आग हाक उड़ रही थी, और इसमें जिंदगी बेजान होकर रह गई थी। गर्मी की शिद्दत से जिंदगी जो है वो मायूस हो रही थी, और इस वजह से दरियाए फरात का पानी ऐसे लग रहा था जैसे दरियाए फरात का पानी भी उबल रहा है किसी गर्म जगह पर रखने की वजह से, कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पानी जो कि जिंदगी का मंबा है, अब देखें कि कहाँ से पानी आ रहा है, नहर और दरिया में से, लेकिन खुद नहर और दरिया जो हैं उनका पानी जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से उबल रहा था। तीसरा बंद है, झीलों से चार पाए ना उठते थे ताब शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, आहू जो काहले थे तो चीते स्याह फाम,
पत्थर पिघल के रह गए मिसले मोम खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। अब यहाँ पे एक चीज, चार पाए कहते हैं चार पैरों वाले जानवर, यानी कि यहाँ पे जानवर मुराद लिया गया है। मस्कन रहने की जगह, काहिले सुस्त, स्याह फाम काली रंगत वाले, मिसल मिसाल, खाम कच्चा, गया घास फूस और चाहत में। अच्छा, अब इस बात में भी शायर जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से वहां पर मौजूद नबातात और हैवानात के ऊपर उसका असर बता रहे हैं कि किस तरह से, जो कह रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि पानी के पास से, झील के पास से, झीलों के पास से जो जानवर हैं वो हिल नहीं रहे थे। इसलिए नहीं थे कि शायद थोड़ी सी ठंडक पानी की वजह से हमें यहाँ पर मुयस्सर आ जाए, और जो मछली जो कि पानी का जानवर है और पानी जो है वो ठंडक का मंबा है, वो भी गर्मी इस कदर ज्यादा थी और इस कदर शदीद जो है वो लू पड़ रही थी कि जो मछलियां हैं वो उन्होंने समंदर में क्याम पजीरी इख्तियार कर ली थी। और आहू कहते हैं हिरन को। अब यहाँ पे हिरन का जिक्र किया गया कि हिरन जो कि तेज रफ्तारी की वजह से जानवर मशहूर है ना हिरन, और चीता जो है वो स्याह क्या है कि वो सख्त जानवर है। अब हिरन जो कि तेज रफ्तार जानवर है, लेकिन वो भी इस तरह सुस्त हुआ पड़ा था और गर्मी की वजह से उसकी हालत इस कदर पतली थी और इस कदर खराब थी कि वो भी परेशान था। और चीता जो कि गर्म इलाकों में रहने वाला जानवर है, लेकिन उस दिन जो है वो चीते भी वो बेचारे गर्मी की शिद्दत की वजह से स्याह पड़ रहे थे और सुस्त हुए हुए थे। पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम, यानी कि एक आपके ना क्या, एक मोम होती है ना जो कि कच्चा मोम होता है, पिघल जाता है। आप मोम रखे आग के ऊपर और वो टिप 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 करता है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा और एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो पत्थर जो है वो बिल्कुल इसी तरह। अब पत्थर क्या है, सख्त चीज है कि जिसके ऊपर मौसमी हालात बड़ी मुश्किल से असर करते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत के लिए यहाँ पे शायर ने किसी हद तक मुबालगा आराई से काम लेते हुए पत्थर को भी पिघलने का सीगा इस्तेमाल किया है। और उन्होंने बताया कि पत्थर भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि फूल जो कि क्या है, ताजगी की अलामत है, जवानी की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है, तो वहां पे भी उनकी सुर्खी जो है गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी। और सब्जा जो था, गया कहते हैं घास को, तो यहाँ पे घास पे जो सब्जा है वो भी सब्ज रंग जो है उसका खत्म हो गया है। और पानी जो है, अब यहाँ पे शायर ने उसको कंपैरिजन किया है, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह में। अब पानी क्या हुआ था कि गर्मी की शिद्दत की वजह से बुखारात बनकर उड़ गया और नीचे चला गया। तो यहाँ पे शायर ने उसको के लिए बड़ी खूबसूरत जो है वो इस्तेमाल किया इसलाह। उसने कहा है कि कुआं में जो पानी है वो भी साए की चाह में जो है वो तय में जाना शुरू हो गया कि शायद किसी जगह पर हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस हो और पानी को भी थोड़ा सुकून आए। हालांकि पानी क्या है, ठंडक का मंबा है, लेकिन यहाँ पर भी पानी भी जो है वो कुएं की तह में चला गया कि शायद कुछ ठंडक नसीब हो जाए। यहाँ पे मुराद पानी का हवा में उड़ जाना है बुखारात बनकर। अगले बंद पे आ जाते हैं। कोसों किसी शजर पे ना गुल थे ना बर्ग था ना बरगोबार, कोसों किसी शजर में ना गुल थे न बरगोबार, एक नखल जल रहा था सूरत चिनार, हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, गर्मी ये थी कि जीस से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे। अब यहाँ पे शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इर्द गिर्द की मंजर कशी किया। अब चूंकि मैदान करबला के हालात बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में क्या किया, उन्होंने कहा है कि कोसों यानी कि दूर तक उस मैदान में जहां तक नजर जाती थी, किसी शजर के ऊपर ना तो आपको पत्ता नजर आएगा, ना आपको फल नजर आएगा और ना ही आपको फूल नजर आएगा। इस कदर शदीद गर्मी थी। और इसकी वजह से क्या था, नखल कहते हैं छोटे पौधे को,
اور چنار ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر لال رنگ کے جو ہے وہ سرخ پھول لگتے ہیں، ٹھیک ہے، سرخ پھولوں والا درخت ہوتا ہے. اور چنار جو ہے، صورت چنار جلنے سے مراد یعنی کہ آگ لگی، چھوٹے پودے جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے مطلب یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ تشبیہ استعمال کی ہے چنار کی، چنار کے درخت کی ان پودوں کے لیے، اور اس کو جلنے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ پودے بھی جو ہیں وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جل رہے تھے، اور دور دور تک کسی درخت پر کوئی نہ تو پھل تھا، نہ ہی پھول تھا، اور نہ ہی پتا تھا. ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ یا ازار. گل کس وقت لہکتا ہے؟ اس وقت لہکتا ہے کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے نا، ہوا چلتی ہے، خوش ہوتے ہیں، لیکن لو چلتی کیا ہوتا ہے؟ پھول مرجھا جاتا ہے. اور سبزہ زار بھی جو ہے وہ کب لہکتا ہے؟ اول تو وہاں پہ سبزہ زار کا کوئی اور گل کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن اگر کسی جگہ پہ چلیں آپ فرض کر لیں تو یہاں پہ دو چیزیں مانی لی جا سکتے ہیں. ایک تو گل سے مراد وہاں پر موجود بچے ہیں، اور سبزہ زار سے مراد وہاں پر لوگ ہیں جو بیچارے گرمی کی وجہ سے، جنگ کے حالات میں، بھوک کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے، ان کے چہرے زرد تھے. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اگر کوئی پھول بھی تھا تو وہ لہکتا نہ تھا. لہکتا کیوں ہے؟ ہنستا کیوں ہے؟ اس لیے ہنستا ہے کہ اس میں تازگی ہوتی ہے، بہار کا عنصر ہوتا ہے. اور جو سبزہ زار ہے وہ لہکتا نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں لہکتا تھا کیونکہ ہوا نہیں تھی، لو تھی، گرم لو تھی جس نے سبزہ کو بھی جلا کر رکھ دیا تھا. کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، یعنی کہ ہر پھل دار. اول تو کوئی تھی نہیں، اگر کوئی تھی تو پھر وہ بھی جو ہے وہ پھلدار شاخ جو ہے وہ بھی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی. گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرائے مدکوک زرد تھے. مدکوک کس کو کہتے ہیں؟ دق کے مریض کو. دق کا مریض کیا ہوتا ہے؟ اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، طبع دق کا مریض، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ زرد ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پتے بھی جو ہیں وہ زرد ہو گئے تھے گرمی کی وجہ سے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ زیست زندگی سے سب دل جو ہیں وہ سرد ہو گئے تھے. اب یہاں پہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں یا جمادات ہیں، کسی کا ذکر کیا گیا، وہ تمام جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے دل جو ہیں وہ سرد ہو گئے تھے، اور جو پتے ہیں وہ بالکل اس طرح تھے کہ جیسے دق کا مریض ہو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح پتے بھی زرد ہو گئے تھے. آگے چلتے ہیں. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے. آئی نہ مہر کا تھا در غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اب یہاں پہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو منظر کشی کی ہے، کسی حد تک جو مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا ہے، اس میں اپنے منظر میں خوبصورتی اور جان پیدا کرنے کے لیے، اور یہ محسوس کروانے کے لیے کہ اس وقت میدان کربلا کی کیا حالت تھی، کس طرح سے جو ہے وہاں پر لوگ جو زیرو تھے وہ تنگ تھے. الفاظ آپ مشکل الفاظ. کچار شیر کا مسکن، جہاں پہ شیر رہتا ہے. آہو ہرن سبزہ زار یعنی کہ سبز جگہ. مہر سورج، مقدر میلا، غبار گرد، گردوں آسمان، تپ بخار، مضطرب بے چین. اب یہاں پہ اس شعر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے، بلکہ وہ وہیں دبکے پڑے تھے. حالانکہ شیر جیسے درندے اکثر شکاری کو کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے. کیوں نہیں نکالتے تھے؟ گرمی ہی اتنی شدت کی تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے بے حال ہو رہے تھے. اور سورج جو کہ ایک صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا اور گدلا ہو چکا تھا. گویا سورج نے اپنے منہ کو گرد و غبار میں چھپا لیا تھا.
اب زمین کیا ہے کہ زمین کی وجہ سے آسمان کو بھی جو ہے وہ زمین تپش آ رہی تھی سورج کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آسمان جو ہے اس کو بھی بخار ہو تھا، آسمان بھی تپ رہا تھا، زمین بھی تپ رہی تھی، اور پھر گرمی کی وجہ سے تمام لوگ، زمانے سے مراد وہ موجودہ حالات ہیں جو اس وقت اس جگہ پر موجود تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو جاندار تھے، جو نباتات تھے، جو حیوانات تھے، جو انسان تھے، وہ تمام جو ہے وہ مضطرب تھے، پریشان تھے، بے چین تھے، اور گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرایا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا، وہ بھی پک جاتا۔ آخری شعر ہے، آخری بند پہ چلتے ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گمان، انگارے تھے حباب تھو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ اب گرداب بھمر، شعلہ جوالا آگ کا دائرہ، انگارے آگ کے دہکتے ہوئے شعلے، ٹھیک ہے، حباب بلبلا، نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، ماہی مچھلی، اور گرمی روزے حساب یعنی کہ قیامت کے منظر کو یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پانی میں جو بھنور بنتا تھا نا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے آگ کا شعلہ جلا کر اسے چکر دے دیا ہے، اور وہ اپنی تپش چاروں طرف پھیلا رہا ہے۔ پانی میں جو بلبلے بنتے تھے وہ بھی اس قدر دہکتے تھے، انگارے سے کم نہیں، اور ایسے لگتا کہ جیسے وہ بھی انگارے سے کم نہیں ہے۔ اب دریا کا پانی کیا ہے؟ دریا کا پانی آگ برسا رہا ہے، گویا بہت زیادہ گرمی کی شدت کو یہاں پہ شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دریا کی موجیں بھی پریشان ہے، دریا میں موجود مگرمچھ بھی پریشان ہے، اگرچہ کیا ہے، مگرمچھ جو ہے وہ دریا کے تہہ میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہیں وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو، روزے حساب کی گرمی ہو۔ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پریشان ہے، اور جو بھی جیسے کوئی اوپر اگر مچھلی شدت کی وجہ سے، دریا کی شدت کی وجہ سے آتی تو ایسے لگتا کہ جیسے کسی نے سیخ کے اوپر کوئی کباب چڑھا دیا ہو، مچھلیاں اس طرح تڑپ رہی تھی۔ اور ان حالات میں ہم احراج تحسین پیش کر سکتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، کہ ان کے خانوادے کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ ان حالات میں ثابت قدم رہے۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ نے دیے گئے لیکچر کی روشنی میں آپ نے اس نظم کی تشریح اپنے الفاظ میں تحریر کرنی ہے، اور مشقی سوالات کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں۔ اگر کسی قسم کا اول تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی سوال سمجھ نہیں آتا تو آپ نے وہ سوال اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، ساتھ سٹار بنا لینا ہے، علیحدہ سے لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگوں کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو وہ میں آپ لوگوں کو ضرور کروا دوں گی۔ بہت شکریہ۔